न्यू ईयर के फैमिली बैंक्वेट पर मेरे पिता ने कंपनी के ओरिजिनल स्टॉक वाले रेड एनवेलप्स बांटे। मेरे भाई को एक मिला, मेरी गोद ली हुई बहन को एक मिला, यहाँ तक कि मेरी भाभी के पेट में पल रहे पोते को भी एक मिला, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। रुयान, मेरे पिता ने कहा, लड़कियां तो देर सवेर पराई हो ही जाती हैं, कंपनी के शेयर्स बाहर नहीं जाने दिए जा सकते। मैं हैरान रह गई, बिल्कुल बेआवाज। शायद वे ये भूल चुके थे कि इस कंपनी में 90% इन्वेस्टमेंट मेरा था और इसे खड़ा करने के लिए मैंने पूरे 5 साल दिन रात मेहनत की थी। अगले ही दिन मैंने शेयर होल्डर्स की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। अब जब कंपनी सही रास्ते पर आ चुकी थी तो मैं अपने सारे फंड्स वापस निकालकर अपने सपनों को पूरा करने जा रही थी। ल्यू फैमिली के न्यू ईयर डिनर टेबल पर सब लोग बैठे हुए थे। मैं सीधे एयरपोर्ट से भागती हुई आई थी। 100 मिलियन युआन की डील को फाइनल करने में मुझे पूरे 3 दिन लग गए थे, तब जाकर सामने वाली पार्टी मानी थी। मैं वापस आ चुकी थी। मेरे पिता ल्यू जियांगो हेड सीट पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक मुखिया का वही पुराना रोब था, एक ऐसा रोब जो पूरी तरह मेरी मेहनत से खड़ी की गई कंपनी पर टिका था। मैंने सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। पापा, आपने किस जरूरी बात के लिए बुलाया था? लियू जियांगो ने आखिरकार ऊपर देखा। उनके गंभीर चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। कंपनी अगले महीने पब्लिक होने जा रही है। न्यू ईयर के इस मौके पर मैंने आप सबको इनिशियल शेयर्स बांटने और बोनस देने के लिए बुलाया है। पूरे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया। मेरे भाई लियू याओ ने तुरंत अपने फैले हुए पैर नीचे किए और सीधा होकर बैठ गया। याओ, मई ने चाय का कप पकड़ा हुआ था, वो वहीं रुक गई और उसके चेहरे पर एक झूठी फिक्र दिखने लगी। मेरी भाभी, जो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, सरप्राइज होकर लियू याओ के कंधे से टिक गई। जब मैंने लियू जियांगो को अपने बैग से 3 डॉक्यूमेंट्स निकालते देखा तो मैं भी अनजाने में सीधी होकर बैठ गई। लियू याओ, लियू जियांगो ने मेरे भाई को पुकारा। लियू याओ तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे का घमंड साफ छुप नहीं पा रहा था। कंपनी के 30% इनिशियल शेयर्स, जिनकी कीमत 360 मिलियन है, आज से तुम्हारे हुए। मेहनत से काम करना और मुझे निराश मत करना। लियू याओ ने डॉक्यूमेंट्स लिए, उन्हें बिना देखे ही अपनी जेब में ठूंस लिया। पापा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। चाय के कप पर मेरी पकड़ और सख्त हो गई। 30%। लियू शुए, लियू जियांगो ने इस बार याओ मई का नाम लिया। लियू शुए की आंखें चमक उठी और वो दौड़कर उनके पास गई। इन बीते सालों में तुमने घर पर मेरा और तुम्हारी माँ का बहुत ख्याल रखा है। तुमने बहुत मेहनत की है। ये 20% स्टेक, जिसकी वैल्यू 240 मिलियन है, तुम्हारा हक है। लियू शुए ने डॉक्यूमेंट संभाले। उसकी आंखें नम हो गईं। थैंक यू पापा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। मैं आगे भी आपका पूरा ध्यान रखूंगी। डाइनिंग टेबल पर मौजूद सभी लोगों की नजरें अब मुझ पर थीं। मैंने अपना चाय का कप नीचे रखा और लियू जियांगो की तरफ देखा। बाकी बचे 50% शेयर्स मेरे होने चाहिए थे। आखिर शुरुआत से लेकर आज तक इस कंपनी को मैंने ही तो संभाल कर रखा था। लियू जियांगो ने अपने ब्रीफकेस से आखिरी डॉक्यूमेंट निकाला। मैं खड़ी होने ही वाली थी। लियू याओ, उन्होंने दोबारा मेरे भाई का नाम पुकारा। मैं वहीं जम गई। तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा है वो हमारी लियू फैमिली का बड़ा पोता है। ये 10% स्टेक, जिसकी वैल्यू 120 मिलियन है, मैं उसके नाम करता हूँ। लियू याओ की पत्नी ने अपने मुंह पर हाथ रखा और हंसने लगी। पापा, आप हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने लियू याओ को वो डॉक्यूमेंट लेते देखा। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो चुका था। पापा, और मेरा क्या? लियू जियांगो ने आखिरकार मेरी तरफ देखा। उनकी त्योरियां चढ़ गईं। रुयान, तुम एक लड़की हो। तुम्हारी आज नहीं तो कल शादी हो जाएगी। शेयर्स किसी बाहरी इंसान के हाथ में नहीं जाने दिए जा सकते, यही हमारे घर का रूल है। वैसे भी तुम बहुत केपेबल हो और खुद अपने पैसे कमा सकती हो। तुम्हें अपने भाई बहनों से कम्पीट करने की क्या जरूरत है? सच तो ये है कि ये सब तुम्हें देने का मतलब किसी बाहर के लड़के का फायदा करवाना होगा। मैं तुम्हें बाद में कुछ रेड एनवेलप्स दे दूंगा। मेरी बहन बहुत टैलेंटेड है, उसे इन सब मटेरियल चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी तरह नहीं, जो किसी काम का नहीं है। मैंने एक एक करके उन सब की तरफ देखा, अपना वाइन का ग्लास उठाया, उसे एक ही सांस में खाली कर दिया और मुस्कुरा दी। पापा सही कह रहे हैं, मुझे इन सब चीजों की कोई कमी नहीं है। मैं मुड़ी और वहां से बाहर निकल गई, सबको हैरान छोड़ते हुए। मैं दरवाजे तक पहुंची ही थी कि जिंग की माँ मेरे पीछे भागी भागी आई, मेरा हाथ पकड़ा और चिल्लाकर बोली, लियू रुयान, न्यू ईयर के दिन तुम किसको अपना ये उतरा हुआ चेहरा दिखा रही हो? क्या तुम तभी खुश होगी जब घर में सब दुखी हो जाएंगे? सबको दुखी करूंगी। मैंने उनका हाथ झटक दिया और तंज कसते हुए कहा, अगर मैंने अपनी बनाई हुई टे कंपनी बेचकर और दादाजी की दी हुई पूरी इनहेरिटेंस लगाकर लियू फैमिली का गड्ढा न भरा होता तो ये फैमिली बहुत पहले बैंकरप्ट हो चुकी होती। मेरे शेयर्स दूसरों में बांटे वक्त क्या किसी ने सोचा कि मैं खुश हूं या नहीं? मेरी गोद ली हुई बहन के पास शेयर्स हैं, लेकिन मैं इनके लिए एक बाहरी इंसान हूं। ठीक है, अगर मैं बाहरी हूं तो अब मैं बाहरी लोगों के रूल्स के हिसाब से ही चलूंगी। अगली सुबह ठीक 9 बजे ल्यू ग्रुप के मेन कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने सीईओ की हैसियत से एक इमरजेंसी शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाई। कॉन्फ्रेंस रूम खचाखच भरा हुआ था। सभी शेयर होल्डर्स मौजूद थे, सिवाय स्टेज की उन 3 खाली कुर्सियों के। चेयरमैन लियू जियांगुओ, नए बने डायरेक्टर लियू याओ और नई बनी डायरेक्टर लियू शुए हमेशा की तरह गायब। 5 साल पहले लियू ग्रुप पूरी तरह डूब चुका था। तब मैंने अपनी सारी एसेट्स बेचकर 900 मिलियन युआन जुटाए थे और लियू ग्रुप के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। उस ट्रांसफर से पहले मेरे और लियू जियांगो के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ था कि अगर 5 साल के अंदर इक्विटी में कोई बदलाव नहीं होता है तो ये इन्वेस्टमेंट अपने आप एक पर्सनल लोन माना जाएगा और क्रेडिटर को किसी भी वक्त अपना पूरा पैसा वापस मांगने का हक होगा।
ये एग्रीमेंट असल में रिस्क को कम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि उनके दिल में इतना भेदभाव भरा होगा। जब उन्होंने मुझे बाहरी कह दिया है तो फिर ये पैसा भी एक बाहरी कर्ज है, और अब मुझे बेरहम बनने के लिए दोष मत देना। मैंने अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू की और अपनी रिपोर्ट पेश की। लेडीज एंड जेंटलमैन, लियो ग्रुप का कैश फ्लो और बिजनेस अब पूरी तरह ट्रैक पर आ चुका है और इसकी मार्केट वैल्यू बीते 5 सालों के सबसे हाई लेवल पर है। शेयर होल्डर्स ने तालियां बजाईं। उन्हें लगा कि मैं डिविडेंड्स या जल्द आने वाले आईपीओ की कोई बड़ी खुशखबरी देने वाली हूं। अब जब कंपनी अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है तो मेरा मिशन पूरा होता है। मैं ऑफिशियली अनाउंस करती हूं कि मैंने कंपनी को जो भी पर्सनल लोन दिया था, मैं वो सारा फंड वापस निकाल रही हूं। मैं अपने बाकी के इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए अपने पद से रिजाइन कर रही हूं। पूरे रूम में हड़कंप मच गया। एक शेयर होल्डर झटके से खड़ा हुआ, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इन्वेस्टमेंट वापस? वो पूरे 900 मिलियन है। अगले हफ्ते कंपनी का फाइनल आईपीओ रिव्यू है। ये 900 मिलियन हमारी लिक्विड एसेट्स का 90% हिस्सा है। अगर ये पैसा निकल गया तो कैश फ्लो तुरंत टूट जाएगा। सप्लायर्स के बिल्स पेंडिंग हैं, बैंक का लोन अगले महीने ड्यू है और हजारों एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। अगर इस पैसे को हाथ भी लगाया तो लियो ग्रुप पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं अपना फैसला ले चुकी हूँ। शेयर होल्डर्स मुझे मनाने की कोशिश करने लगे। लियो रुयान, ये आपकी 5 सालों की दिन रात की मेहनत है। आप इसे अपनी आंखों के सामने डूबते हुए कैसे देख सकी हैं? हम सब एक ही नाव में सवार हैं। क्या हम बैठकर इस पर बात नहीं कर सके? मैंने मना करते हुए सिर हिलाया। आई एम सॉरी, लियो फैमिली के कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं ज्यादा डिटेल्स शेयर नहीं कर सकी। पर्सनल रीजंस? मैंने उनकी तरफ देखा। मन में थोड़ा दुख तो था। सच कहूं तो बीते 5 सालों में हम सब ने बहुत अच्छे से साथ काम किया था। मैंने अपने डॉक्यूमेंट बैग से एक एग्रीमेंट निकाला और कॉन्फ्रेंस टेबल पर रख दिया। ये मेरे शुरुआती 10,000 के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट है। आप सब खुद देख सकते हैं। सबसे पास बैठे शेयर होल्डर ने एग्रीमेंट उठाया और जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था, उसकी आवाज धीमी और चेहरा पीला पड़ता जा रहा था। ये लियू जियांगो पागल हो चुके हैं क्या? इतना बेहतरीन डेट टू इक्विटी स्वैप एग्रीमेंट था और उन्होंने इसे आखिरी मोमेंट तक अटका कर रखा। अब ये सिर्फ एक कर्ज बनकर रह गया है, और अगर ये कर्ज है तो मैं इसे कानूनी तौर पर वापस ले सकती हूँ। कॉन्फ्रेंस रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ सेकंड्स के बाद अचानक एक इंसान खड़ा हुआ और उसने अपना फोन निकाला। मैं चेयरमैन लियू को कॉल करता हूँ। मामला ऐसे खत्म नहीं हो सका। 5-6 शेयर होल्डर्स ने एक साथ नंबर मिलाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी की भी कॉल कनेक्ट नहीं हुई। ये चल क्या रहा है? चेयरमैन लियू फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? मेरी बात लियू याओ से भी नहीं हो पा रही है। और लियू शुए, उसका फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने उन घबराए हुए शेयर होल्डर्स को फोन मिलाते हुए देखा। अपना चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और कहा, अब कॉल करने का कोई फायदा नहीं है। इन 5 सालों में मैंने उनकी असलियत अच्छी तरह देख ली है। जब तक मैं कंपनी में मौजूद हूँ, वे पूरी तरह बेफिक्र रहते हैं। उन्हें बिना काम किए मजे करने की आदत हो चुकी है, लेकिन इस बार उन्हें बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आने वाला। जैसे ही सीएफओ ने एंटर बटन दबाया, 900 मिलियन युआन प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट के साथ सीधे मेरे पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। मैंने अपना लैपटॉप बंद किया और उन उदास और निराश शेयर होल्डर्स की तरफ देखकर सिर हिलाया। फिर मिलेंगे एवरीवन। मैंने अपना फोन उठाया और तभी स्क्रीन पर लियू याओ का एक वीचैट वॉइस मैसेज पॉपअप हुआ। सभी शेयर होल्डर्स मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगे। मैंने फोन उठाया। रुपयान, मुझे 5 मिलियन ट्रांसफर कर दो। मैंने अभी अपने फोन पर एक बड़ा हाथ हार दिया है। आमतौर पर मैं उसे तुरंत रोक देती, लेकिन अभी मैंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तुमने क्या कहा? मैंने कहा, भाई क्या 5 मिलियन काफी है? अगर नहीं तो 10 मिलियन ट्रांसफर कर लो। न्यू ईयर का मौका है, तुमने साल भर कड़िड़ी मेहनत की है, मजे करो। सच में मुझे पता था मेरी सिस्टर मेरे लिए सबसे बेस्ट है। डैड अभी मुझे फिजूल खर्च होने के लिए डांट रहे थे। जल्दी ट्रांसफर करो, मैं सब संभाल लूंगा। मैं तुरंत इसका अरेंजमेंट करती हूँ। ठीक है, थैंक्स रुपयान। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। फोन काटने के बाद मैंने सीएफओ झांग की तरफ देखा। प्रेसिडेंट लियू। झांग की आवाज हल्की सी कांप रही थी। उसने कंपनी अकाउंट से डायरेक्टर लियू याओ के अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। प्रेसिडेंट लियू, आपने अभी प्रिंसिपल विथड्रॉ किया है। अकाउंट में अब सिर्फ 12 मिलियन बचे हैं। ये अगले महीने की सैलरी और बैंक इंटरेस्ट के पेमेंट्स के लिए है। अगर आप इसे ट्रांसफर कर देंगे तो कंपनी का अकाउंट पूरी तरह से खाली हो जाएगा। उसने आगे कहा, प्लीज ट्रांसफर के पीछे साफ साफ लिख दीजिए कि डायरेक्टर लियू याओ को इसकी अर्जेंट जरूरत है और वो अपने पर्सनल डिविडेंड से एडवांस की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जांग 1 सेकंड के लिए रुका, फिर उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझ गया। जैसे ही मैंने लियू याओ का कॉल काटा, एक वी चैट नोटिफिकेशन बजा। यह लियू शुए द्वारा भेजी गई एक फोटो थी। हिमालयन क्रोकोडाइल स्किन से बना एक पतला गोल्ड बैग और उसके साथ एक वॉइस मैसेज था। सिस्टर, मैं हर्मेस के स्टोर पर हूँ। इस बैग के लिए 2 मिलियन की एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी पड़ी ढेगी। मेरे डैड के पेमेंट कार्ड की लिमिट खत्म हो गई है। क्या आप फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहकर मुझे पैसे ट्रांसफर करवा सकती हैं? वैसे भी अब मैं एक शेयर होल्डर हूँ, मैं ये अफोर्ड कर सकती हूँ। मैंने फोटो देखी, मेरे होठों पर एक मुस्कान आ गई और मैंने फिर से जांग की तरफ देखा। जांग, अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं? मिस्टर लियू, हमने अभी 10 मिलियन ट्रांसफर किए हैं। अब सिर्फ 2 मिलियन और 30,000 बचे हैं। इसमें अगले हफ्ते के बिजली पानी के बिल और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की फीस शामिल है। वो 2 मिलियन लियू शू को ट्रांसफर कर दो। क्या?
डायरेक्टर लियू शियू ने लग्जरी सामान खरीदने के लिए एडवांस डिविडेंड मांगा है, लेकिन मिस्टर लियू, इससे कंपनी का अकाउंट पूरी तरह खाली हो जाएगा, हमारे पास बिल भरने तक के पैसे नहीं बचेंगे। ट्रांसफर कर दो। ओल्ड झांग ने एक गहरी सांस ली और फिर से प्रोसेस शुरू कर दिया। तुरंत ही कॉन्फ्रेंस रूम में एक हंगामा मच गया। ये क्या हुआ? बैलेंस जीरो कैसे हो गया? 10 मिलियन तो लियू याओ ने जुए के लिए ट्रांसफर करवाए थे, तो बाकी के 2 मिलियन किसने ट्रांसफर किए? लियू शुए ने बैग खरीदने के लिए सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग शेयर होल्डर ने गुस्से में अपना चाय का कप अटक दिया। कितनी बड्ढी तबाही है! लियू याओ ने जुआ खेलने के लिए कंपनी का आखिरी पैसा इस्तेमाल किया और लियू शुए ने बिलों के पैसों से बैग खरीद लिया। लियू जांगवो ने कितना शानदार वारिस चुना है! लियू जांगवो अंधा है जो काम करने वाले इंसान को नजरअंदाज करके 2 फिजूल खर्च बच्चों को संभाल रहा है। सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। लियू फैमिली पूरी तरह खाली हो चुकी है। अपने पीछे रोने और कोसने की आवाजें सुनकर मैं चुपचाप मुद्दी और बाहर निकल गई। साथ ही एक लव यू इमोजी भेज दिया। पैसे मिल गए, थैंक यू सिस्टर, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। मैंने एक स्माइली फेस के साथ रिप्लाई किया, ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे लिए अच्छी हूँ, ये अब मेरा पैसा नहीं है तो मैं दिल खोलकर क्यों ना खर्च करने दूं। तभी एक और फोन आया। ये लियू जांगवो का कॉल था। शेयर होल्डर्स ने एक बार फिर उम्मीद से ऊपर देखा। रुयान, बोगुजाई को 8 मिलियन ट्रांसफर करो। मेरी नजर एक जेड कैबेज पर है। यह नए ऑफिस के फेंग शुई के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। डैड, हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, मुझे ये बहाने मत बनाओ। मुझे हमेशा तुमसे भीख मांगनी पड़ जाती है। मत भूलो, अब मैं चेयरमैन हूँ। पहले पैसों को लेकर सख्ती करने के लिए मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज एक खुशी का मौका है। मेरा मूड खराब मत करो। सच में हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? कल ही हमें 30 मिलियन मिले थे, हमारे पैसे खत्म कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तुम ट्रांसफर नहीं करोगी है ना? मैं खुद लाओ झांग से ट्रांसफर करवाता हूँ। मैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव और मेजर शेयर होल्डर हूँ। देखता हूँ किसकी हिम्मत है मुझे रोकने की। फोन मत काटना, मेरी बात सुनिए। कॉल एक 3-वे कॉल में बदल गई और ओल्ड जांग की कांपती हुई आवाज सुनाई दी। ओल्ड जांग, अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं? चेयरमैन, हमारे पास सच में पैसे नहीं है। अभी अभी प्रेसिडेंट लियू ने आखिरी 2 मिलियन मिस लियू को बैग खरीदने के लिए ट्रांसफर कर दिए। लियू जियांगो 2 सेकंड के लिए चुप रहा और फिर भड्या क्या। ठीक है, तुम रोयान की साइड ले रहे हो है ना? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा? अकाउंट में पैसे नहीं है तो बैंक जाओ और लोन लो। कंपनी की अभी भी 50 मिलियन की क्रेडिट लिमिट है, तुरंत सारा पैसा निकालो। ओल्ड जांग फोन के दूसरी तरफ रोते हुए गिड़गिड़ाया। चेयरमैन, हम लोन नहीं ले सकते। वो कंपनी की आखिरी उम्मीद है और अकाउंट अभी खाली है। अगर हमने वो 50 मिलियन लोन ले लिया तो हम अगले महीने का ब्याज भी नहीं दे पाएंगे। बैंक हमारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेगा। ये तो प्यास बुझाने के लिए जहर पीने जैसा है। चेयरमैन चुप रहो। चेयरमैन मैं हूं या तुम? कंपनी अभी डूबी नहीं है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदुआ देने की? वो जेड कैबेज तो खरीदा ही जाएगा, वो मेरी इज्जत का सवाल है। तुरंत लोन लो, वरना तुम्हें अभी नौकरी से निकाला जाता है बिना एक पैसे के कॉम्पनसेशन के। लोन लो, अभी प्रोसेस शुरू करो। ओल्ड जांग दूसरी तरफ जोर जोर से सांसें ले रहा था। उसके कीबोर्ड पर टाइप करने की आवाज बहुत भारी लग रही थी। जी, मैं अभी अप्लाई कर रहा हूँ। ये सब सुनकर मैं विनाश को न्योता देने की लियू जांगो की काबिलियत की तारीफ किए बिना नहीं रह सकी। डैड, बधाई हो। लियू ग्रुप का कर्ज का रेशियो रेड लाइन को पार कर चुका है। इस 50 मिलियन के लोन और पुराने कर्जों को मिलाकर कंपनी अब पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। तुम कुछ नहीं जानती। एक बार वो जेड कैबेज आ जाए तो कंपनी की किस्मत बदल जाएगी। ये थोड़ा सा पैसा क्या चीज है? तुम बस मुझे आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकती, मुझसे पैसे खर्च होते हुए नहीं देख सकती। ठीक है, तो जेड कैबेज खरीदने का मजा लीजिए। फोन काटकर मैंने अपना सिर हिलाया। असल में लियू ग्रुप कुछ दिन और टिक सकता था, लेकिन अब इस 50 मिलियन के भारी ब्याज वाले लोन की वजह से इसके डूबने की स्पीड 2 गुनी हो गई है। अब तो इसे भगवान भी नहीं बचा सका। मीटिंग रूम में अभी भी गालियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने शेयर होल्डर्स की तरफ कंधे उचकाए और वहां से खिसकने का मौका ढूंढा। 5 साल की कड़ी मेहनत और मुझे एक छुट्टी तक नहीं मिली थी। मैंने एक फ्लाइट का टिकट बुक किया और सीधे एयरपोर्ट की तरफ गाड़ी बढ़ा दी। अकाउंट में पैसे और अब खाली वक्त, ये बहुत शानदार है। अभी अभी एक स्पा ट्रीटमेंट खत्म करके मैं अपने आइलैंड विला में एक लाउंज चेयर पर लेटी हुई थी और धीरे से अपना फोन ऑन किया। फोन के स्टार्ट होते ही स्क्रीन मिस्ड कॉल के नोटिफिकेशन से भर गई। विभिन्न कंपनियों से 90 कॉल्स जो सभी लियू जांगवो, लियू याओ, लियू शुए और लियू ग्रुप के बाकी शेयर होल्डर्स से जुड़ी थीं। मैंने कंपनी का इंटरनल ग्रुप चैट खोला, जहां पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक अर्जेंट नोटिस में कहा गया था कि अकाउंट बैलेंस नाकाफी है, जिसकी वजह से सप्लायर्स को टाइम पर पेमेंट नहीं हो पा रहा है। एचआर डिपार्टमेंट को भी अगले हफ्ते की सैलरी में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बता दिया गया था और सभी डिपार्टमेंट्स को अपने एम्प्लॉयज को दिलासा देने के निर्देश दिए गए थे। बैंक का अभी अभी कॉल आया था कि हमारी क्रेडिट लाइन फ्रीज कर दी गई है और अगले महीने ड्यू होने वाले लोन्स को वक्त से पहले चुकाना होगा, वरना लीगल एक्शन लिया जाएगा। ये क्या हो रहा था?
क्या कल अकाउंट में पैसे नहीं थे? चेयरमैन लियू मुझे कॉल कर रहे थे। जैसे ही मैंने फोन उठाया, एक कान फाड़ने वाली दहाड़ा और मेज पर जोर से हाथ पटकने की आवाज गूंज उठी। लियू रुयान, पैसे कहाँ हैं? अकाउंट में सिर्फ 30,000 युआन बचे हैं और अचानक से एक भारी ब्याज वाला लोन आ गया। वर्किंग कैपिटल का 900 मिलियन युआन कहाँ गया? क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रही हो? मैंने फोन को थोड़ा दूर रखा, अपने लिए एक गिलास पानी डाला और धीरे से एक घूंट लिया। डैड, घबराओ मत। मैं कैसे ना घबराऊं? ओल्ड जांग ने कहा कि सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है। क्या तुमने ये किया? ये पैसों का घपला है। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगा। आपको सच में ओल्ड जांग से पूछना चाहिए। उससे पूछिए कि वो 900 मिलियन कहाँ गए और बाकी के 12 मिलियन कहाँ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? 900 मिलियन वो लोन था जो मैंने निकाला था। हमने 5 साल पहले एक एग्रीमेंट साइन किया था। डैड, आपको याद होना चाहिए 10 मिलियन मेरे बड़े भाई ने जुए में उड़ा दिए और 2 मिलियन लू शुए ने बैग खरीदने में खर्च कर दिए। डैड, क्या आप कल वो जेड कैबेज नहीं खरीदना चाहते थे? बाकी के 30,000 और वो 50 मिलियन जो आपने लोन लिया था, उसे खरीदने के लिए काफी होने चाहिए। तुम फोन के दूसरी तरफ से तेज तेज सांसों की आवाजें आईं और उसके बाद चीख पुकार मच गई। चेयरमैन, चेयरमैन, आपको क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, चेयरमैन बेहोश हो गए हैं। मैंने फोन काट दिया और अपना सिर हिलाया। उस आखिरी धक्के की वजह से मेरी शारीरिक हालत अभी भी बहुत कमजोर थी। मेरा वी चैट नोटिफिकेशन तुरंत बजा। यह लियू याओ का मैसेज था। लियू रुयान, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम कंपनी के फंड्स का घपला कर रही हो? मैंने मैसेजेस देखे और धीरे से रिप्लाई टाइप किया। भाई, वो कंपनी का पैसा नहीं है, वो मेरा पैसा है। तुम क्या बकवास कर रही हो? वो लियू ग्रुप का वर्किंग कैपिटल है। वो पैसा है जो मैंने लियू ग्रुप को उधार दिया था। एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि लेंडर को इसे किसी भी वक्त वसूलने का पूरा हक है। लियू याओ कुछ सेकंड के लिए चुप रहा, फिर उसने एक वॉइस मैसेज भेजा। लियू रुयन, अपनी हद पार मत करो, पैसे तुरंत वापस ट्रांसफर करो। क्या तुम जानती हो कि कंपनी की हालत क्या है? सप्लायर्स कंपनी के गेट पर धरना दे रहे हैं और बैंक लोन के लिए दबाव बना रहा है। क्या तुम लियू फैमिली को बर्बाद करना चाहती हो? मैंने वॉइस मैसेज खोला, सुना और रिप्लाई किया। भाई, क्या तुमने कल जुआ खेलने के लिए 10 मिलियन नहीं लिए थे? क्या तुम जीते? लियू याओ फिर से खामोश हो गया। लगता है वह हार गया। दूसरे शब्दों में कहें तो तुमने जुए में कंपनी की आखिरी उम्मीद भी गंवा दी। मुझे लगा कि अकाउंट में अभी भी पैसे हैं। अब सब खत्म हो चुका है भाई। तुम नए डायरेक्टर हो, कंपनी मुसीबत में है, जिम्मेदारी तो तुम्हें ही लेनी पड़ेगी। काफी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर लियू शुए का वी चैट मैसेज पॉपअप हुआ। उसकी टोन लियू याओ से बिल्कुल अलग थी। उसके हर शब्द में साफ साफ डर झलक रहा था। सिस्टर, तुम कहाँ हो? डैड हॉस्पिटल में है। भाई हर जगह से पैसे उधार मांग रहा है। कंपनी को क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुमने अभी 2 मिलियन लेकर बैग नहीं खरीदा था? वो तो इसलिए क्योंकि डैड ने मुझे शेयर्स दिए थे। मुझे लगा कंपनी की हालत ठीक है। सिस्टर प्लीज जल्दी वापस आ जाओ। अब इस सिचुएशन को सिर्फ तुम ही संभाल सकती हो। मैंने स्क्रीन पर लिखे शब्दों को देखा और अपना आखिरी रिप्लाई टाइप किया। क्या मैं एक बाहरी इंसान नहीं हूँ? एक बाहरी इंसान लियू फैमिली की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकता है? लेकिन तुम तो एक शेयर होल्डर हो, तुम मदद कर सकती हो। भले ही लियू जांगवो हॉस्पिटल में था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके मेरी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन निकाली और लियू याओ को एक प्राइवेट जेट से रातों रात आइलैंड भेज दिया। दोपहर में मैं अपना स्पा ट्रीटमेंट खत्म करके अभी होटल की लॉबी में वापस आई ही थी कि लियू याओ कई आदमियों के साथ बाहर भागा हुआ आया। इसे पकड़ डाहो और इसका फोन छीन लो। जैसे ही लियू याओ मेरी तरफ झपटा, इससे पहले कि उसका हाथ मेरे कपड़ों को छू पाता, मेरे बॉडीगार्ड चैन लियांग ने उसे एक दांव लगाकर संगमरमर के फर्श पर पटक दिया। मुझे छोड़ो, मैं लियू ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। मैं उसके पास गई और नीचे उसकी तरफ देखा। लियू रुयान, तुम धोखेबाज हो। वो डैड का पैसा है, वो कंपनी का पैसा है। उसे अभी वापस ट्रांसफर करो। आसपास मौजूद गेस्ट्स मुड़कर देखने लगे। मैंने चेन लिंग को अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करने का इशारा किया ताकि कहीं वो उसे अपाहिज न कर दे। भाई, अब तुम्हारे पास कंपनी के 30% शेयर। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है तो सबसे बड़े शेयर होल्डर होने के नाते क्या फंडिंग आपको नहीं देनी चाहिए? आपके गैरेज में खड़ी वो लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कारें अगर बेची जाएं तो उनके करोड़ों रुपए मिल सके हैं। लियू याओ ने अपना मुंह खोला, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। मैं लियू शुए की तरफ देखने के लिए मुद्दी, जो एक खंभे के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। तुम्हारे पास भी 20% शेयर्स हैं। एक बेनिफिशियरी होने के नाते क्या तुम्हें अभी अपने बैग्स, ज्वेलरी और डिजाइनर कपड़े डीरे नहीं बेचने चाहिए? अपने माँ बाप का फर्ज अदा करने का ये तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। उनसे पैसे निकलवाना उन्हें जान से मारने से भी ज्यादा दर्दनाक था। मैंने अपना हाथ हिलाया। इन्हें बाहर फेंक दो, मेरी छुट्टियां खराब मत करो। बॉडीगार्ड्स ने लियू याओ को पकड़ ढा और उसे तथा लियू शुए को घसीटते हुए होटल से बाहर निकाल दिया। जब ताकत काम नहीं आई तो लियू फैमिली घटिया हथकंडों पर उतर आई। अगले दिन लियू शुए का लिखा हुआ एक आर्टिकल एक अमीर खानदान की गोद ली हुई बेटी का दर्द नाम से वायरल हो गया। इसके तुरंत बाद लियू जांगवो ने मीडिया को एक वीडियो इंटरव्यू दिया।
ये मेरे परिवार की कैसी बदकिस्मती है। मैंने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाला, लेकिन वो एहसान फरामोश निकली। जब तक वो वापस लौटने और पैसे लौटाने को तैयार है, मैं उसे अपनी बेटी मानता रहूंगा। हमदर्दी बटोरने की इस अपील ने पब्लिक के गुस्से को पूरी तरह भड़का दिया। मैंने अपने फोन की स्क्रीन देखी और तंज कसते हुए मुस्कुराई। जब तुम बद्धा खेल खेलना ही चाहते हो तो मैं भी आखिरी तक खेलूंगी। मैंने होटल से चेकआउट किया और चाइना वापस जाने वाली सबसे पहली फ्लाइट बुक कर ली। लैंड करने के बाद मैं घर जाने के बजाय सीधे 5 स्टार होटल के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गई जिसे मैंने बुक किया था। मैं स्टेज पर खड़ी हुई और मेरे पीछे की बड़ी स्क्रीन जल उठी। पहली स्लाइड 5 साल पुरानी बैंक ट्रांसफर की रसीद थी जो 900 मिलियन युआन की थी। पेयर मैं थी और रिसीवर लियू ग्रुप था। कैमरों के शटर लगातार बज रहे थे। मैंने रिमोट का बटन दबाया। दूसरे पेज पर पिछले 5 सालों की मेरी पे स्लिप्स थीं, सब पर 0 लिखा था। तीसरा पेज ट्रांसफर रिकॉर्ड्स का एक मोटा पुलिंदा था जो सभी कैसीनो से थे जिनका इस्तेमाल लियू याओ के कर्ज चुकाने के लिए किया गया था। चौथे पेज पर लियू शुए की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक का सर्टिफिकेट था, लेकिन पेमेंट अकाउंट मेरा था। पांचवें पेज पर डिविडेंड बांटने वाली कंपनी के शेयर्स का बंटवारा था। लियू याओ 30%, लियू शुए 20% और मेरा 0। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैंने स्क्रीन की तरफ और कैमरे की ओर इशारा किया। मिस्टर लियू जियांगो ने वीडियो में कहा कि उन्होंने मुझे 20 सालों तक पाला पोसा है और मैं एक खून चूसने वाली इंसान हूँ। इन 5 सालों में मैंने लियू ग्रुप की मार्केट वैल्यू 3 गुनी कर दी, जिसका नेट प्रॉफिट 3 बिलियन से ज्यादा रहा। मैंने लियू याओ के 100 मिलियन से ज्यादा के जुए के कर्ज चुकाने में मदद की ताकि वो अपाहिज होने से बच सके। मैंने लियू शुए के लिए 3 विला और दर्जनों हर्मेस बैग्स खरीदे ताकि वो अपनी सेलिब्रिटी इमेज बनाए रख सके। अब आप ही मुझे बताइए किसने किसको पाला है। लाइव स्ट्रीम की चैट अचानक से भर गई। पब्लिक का रिएक्शन पूरी तरह से बदल गया। मिसेस लियू शू द्वारा मेरे खिलाफ फैलाए गए ऑनलाइन झूठ के खिलाफ मेरी लीगल टीम ने सबूत जुटाने का काम पूरा कर लिया है और कोर्ट का समन आज दोपहर तक पहुंचा दिया जाएगा। इसके अलावा मैं इसके द्वारा औपचारिक रूप से यह अनाउंस करती हूं कि मैं तुरंत प्रभाव से लियू ग्रुप के जनरल मैनेजर के पद से इस्तीफा दे रही हूं। लियू ग्रुप में मैंने जो कुछ भी झेला है, मैं उसकी आभारी हूं। जो चीज मुझे मार नहीं सकती वो मुझे और मजबूत बनाती है। हालांकि अब इन मामलों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसी दोपहर लियू ग्रुप का स्टॉक प्राइस धड़ाम से नीचे गिर गया। बैंकों ने लियू ग्रुप के अंडर आने वाले सभी एसेट्स फ्रीज कर दिए। लियू फैमिली की हवेली जब्त कर ली गई और 4 लोगों के इस परिवार को लियू शुए के नाम वाले एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरवाजे के बाहर एक जोर का हंगामा शुरू हो गया। क्या कैसीनो वाले रिकवरी एजेंट हमारे दरवाजे पर आ रहे थे? लियू याओ, बाहर निकलो और पैसे वापस करो। लियू जांगो को आखिरकार एहसास हुआ कि मेरे बिना लियू फैमिली के पास कुछ भी नहीं बचा था। रुयान को ढूंढो, वो लियू फैमिली की मेंबर है, वो हमें मरते हुए नहीं देख सकती। उसी शाम मैं शहर के सेंटर में स्थित एक 5 स्टार होटल में एक चैरिटी इवेंट में शामिल हुई। अचानक एंट्रेंस पर एक हंगामा शुरू हो गया। लियू जांगो, लियू याओ और लियू शुए के साथ वेन्यू के अंदर चुपके से घुसने की कोशिश कर रहा था। जब लियू जांगो ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने अपना कॉलर ठीक किया और भीड़ के बीच से मुझ पर चिल्लाया, रुयान, तमाशा बनाना बंद करो, डैड के साथ घर वापस चलो। परिवार वाले आपस में दुश्मनी नहीं रखते। तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत हो जाना चाहिए था। आसपास मौजूद गेस्ट्स शांत हो गए। मैंने शैंपेन का एक घूंट लिया और सिक्योरिटी कैप्टन को इशारा किया। मैं इन लोगों को नहीं जानती, किसी भी ऐरे गहरे को अंदर कैसे आने दिया जा सकता है? सिक्योरिटी कैप्टन उन्हें बाहर खड़े डरने के लिए तुरंत आगे बढ़ा। लियू याओ बाहर खड़े रिकवरी एजेंट्स को देखकर बुरी तरह डर गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को एक तरफ धक्का दिया, कुछ कदम आगे भागा और एक धमक के साथ मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। सिस्टर, मुझसे गलती हो गई, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो सच में मुझे मार डालेंगे। लियू शू भी यह देखकर घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू और नाक बह रही थी और उसने मेरी स्कर्ट पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। सिस्टर, मुझे अब शेयर्स नहीं चाहिए, तुम सब रख सकती हो, प्लीज पैसे वापस ट्रांसफर कर दो, ओके? हम सच में इस तरह नहीं जी सकते। मैंने नीचे उनकी तरफ देखा, अपना ग्लास घुमाया और ठंडे लहजे में कहा, जब मैं एक बाहरी इंसान हूं तो मैं तुम्हारे कर्ज क्यों चुकाऊं? लियू याओ ने रहम की भीख मांगने के लिए मेरे टखने को पकड़ दाने की कोशिश की। मैंने अपना पैर पीछे खींच लिया, उस गंदे हाथ से बचते हुए, और बिना पीछे मुद्दे अपनी हाई हील्स में वहां से आगे बढ़ गई। उस तरह घुटने टेकना 900 मिलियन के बराबर नहीं था। 2 हफ्ते बाद मुझे अचानक एक कॉल आया जिसमें बताया गया कि हॉस्पिटल में मेरे फादर के मेडिकल बिल पूरे नहीं पड़ेच रहे हैं। मैंने फूलों का एक गुलदस्ता लिया और वार्ड में चली गई। लियू जांगो बिस्तर पर लेटा हुआ था और अभी भी मुझे कोस रहा था। कंपनी अपने भाई को वापस दे दो, ये लियू फैमिली की नींव है। मैंने फूलों को बेड के पास वाली टेबल पर रख दिया और बेड के बगल में रखी चेयर पर बैठ गई। डैड, कंपनी कल नीलाम हो गई और दिवालिया हो गई। मेरे भाई ने जुआ खेला और कर्ज चरा लिया। लोग उसके पीछे पड़े हुए थे।
अपनी जान बचाने के लिए उसने पुलिस की गाड़ी तोड़ दी और खुद को अरेस्ट करवा लिया। वो अभी जेल में है। जहां तक लिu शुए की बात है, वो आपका छोटा अपार्टमेंट बेच रही है और उन पैसों का इस्तेमाल करके विदेश भागने की तैयारी में है। लिu जियांगुओ आंखें फाड़े मुझे घूरता रहा। मैंने रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज में लिu शू को एयरपोर्ट पर पकड़े जाने के फुटेज दिखाए जा रहे थे। फुटेज में लिu शू को पुलिस ने एयरपोर्ट पर दबोच रखा था। उसके हाथों में चांदी की हथकड़ियां थीं और उसका मेकअप पूरी तरह बिगड़ चुका था। चार्ज था टैक्स फ्रॉड का, जिसके डॉक्यूमेंट्स मैंने कुछ ही समय पहले सबमिट किए थे। अर्सें, तुम सबसे बड़े शेयर होल्डर हो। मैंने एक सेब उठाया और उसे छीलना शुरू कर दिया। देखिए, आपका चुना हुआ वारिस जेल में है और आपकी प्यारी लाडली भी जेल में है। मैंने छीले हुए सेब का एक टुकड़ा काटा और खुद खा लिया। सिर्फ मैं, वो बाहरी इंसान, अभी भी यहाँ बिना किसी नुकसान के सही सलामत खद्दी हूँ। लिu जांगुओ गुस्से से कांपने लगा। हवा में मेरी तरफ इशारा करता हुआ उसका हाथ बुरी तरह हिल रहा था। तुमने ये सब पहले से प्लान किया था? मैंने सेब का घूंट निकला और उसकी तरफ देखा। ये मैंने प्लान नहीं किया था, बात बस इतनी है कि आप बहुत ज्यादा लालची थे। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, लिu जांगुओ ने अचानक अपनी आंखें ऊपर छुड़ा लीं। उसका मुंह तुरंत एक तरफ मुद्द गया और उसका आधा चेहरा लटक गया। उसके मुंह के कोने से लार निकलकर तकिए पर गिरने लगी और उसके गले से सिर्फ एक गड्ढगड्ढाहट की आवाज आई। एक स्ट्रोक। मैंने कॉल बटन दबाया और एक नर्स भागती हुई अंदर आई। पेशेंट की कंडीशन खराब है, डॉक्टर को बुलाओ। मैंने दोबारा उसकी तरफ नहीं देखा। मुद्दी और वार्ड से बाहर निकल गई। कैश काउंटर से गुजरते हुए मैंने अपना कार्ड निकाला। लिu जांगुओ के मेडिकल खर्चे 1 और साल के लिए बढ़ा दिए। ये आखिरी बार है जब मैं लिu जांगुओ को पैसे दे रही हूँ। इसे मुझे पालने पोसने का कर्ज चुकाना समझ लीजिए। वह कभी एक अच्छे फादर हुआ करते थे, मेरे साथ खेलते थे और मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवाते थे। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, वह अच्छे फादर कहीं गायब हो गए। 1 महीने बाद इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट के ऑक्शन हॉल में मैं आखिरी रो में बैठी थी। मेरे आसपास कई जाने पहचाने चेहरे थे जो सभी कभी लिu ग्रुप के कॉम्पिटिटर्स हुआ करते थे। वे आपस में फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन मैं उन्हें साफ सुन सकती थी। वो बूढ़ा इंसान लिu जियांगु, अगर उसे पता चले कि उसकी कंपनी इस तरह बेची जा रही है तो शायद वो गुस्से से पागल हो जाएगा। मैंने सुना है कि मेन बिजनेस ने काफी समय पहले ही काम करना बंद कर दिया था। इसे खरीदने का मतलब सिर्फ मुसीबत मोल लेना होगा। बस तमाशा देखो, जो भी इसे लेगा वो बेवकूफ ही होगा। मैंने अपने बिडिंग पैडल की तरफ देखा। नंबर 88। ऑक्शनर स्टेज पर आया और उसने हथौड़ा पटका। अब लिu ग्रुप के नाम वाली कोर पेटेंट टेक्नोलॉजी पैकेज, ट्रेडमार्क राइट्स और सिटी सेंटर में मौजूद हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का इस्तेमाल करने के अधिकार की नीलामी की जा रही है। स्टार्टिंग प्राइस 50 मिलियन। हॉल में सन्नाटा छा गया। 50 मिलियन कभी लिu ग्रुप के लिए सिर्फ 1 क्वार्टर का प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन भारी कर्ज और बर्बाद हुई सा के बोझ तले ये एक मुसीबत बन चुका था। किसी ने भी अपना पैडल नहीं उठाया और ऑक्शनर अपना पसीना पोंछने लगा। अभी भी कोई नहीं हिला। जो लोग कुछ ही देर पहले तमाशा देख रहे थे, वे अब अपने फोन्स को घूर रहे थे। ऑक्शनर से नजरें मिलाने से डर रहे थे। मैंने अपना पैडल उठाया। नंबर 88, 50 मिलियन। ऑक्शनर की आंखें चमक उठी। नंबर 88 ने 50 मिलियन की बोली लगाई है, क्या कोई इससे ज्यादा लगाएगा? फ्रंट रो में बैठे कुछ लोग मेरी तरफ देखने के लिए मुद्दे और मुझे पहचानने के बाद उनकी फुसफुसाहट और तेज हो गई। क्या यह लिu रुयान नहीं है? उसने अपनी ही फैमिली को बर्बाद कर दिया और अब वही इसे दोबारा खरीद रही है। ये औरत बहुत बेरहम है। मैं बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठी रही। मैंने उनकी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। 50 मिलियन 1 बार, 50 मिलियन 2 बार, 50 मिलियन 3 बार बेचा गया। सौदा गिर गया। मैं खद्दी हुई और अपना सूट जैकेट ठीक किया। मंडाला कैपिटल की लीगल टीम तुरंत मेरे पीछे आई और क्लोजिंग प्रोसीजर्स को संभालने के लिए बैक ऑफिस चली गई। ये सिर्फ पहला स्टेप था। पहले का इन्वेस्टमेंट वापस लेना लिu फैमिली को पूरी तरह निचोड़े दे देने के लिए था, ताकि उससे चिपके हुए सारे परजीवी अलग हो जाएं। अब मैं सबसे कम कीमत पर साफ सुथरी कंपनी खरीद रही हूँ। इसे कहते हैं बाजी पलटना। जैसे ही मैं कोर्ट हाउस से बाहर निकली, रिपोर्टर्स के एक ग्रुप ने मुझे घेर लिया। मिस्टर लिu, मैंने सुना है कि आपने अभी अभी मंडाला कैपिटल के नाम पर लिu ग्रुप के कोर एसेट्स खरीदे हैं। ये आपके फादर के जीवन भर की कमाई थी, जिसे आपने खुद बर्बादी की तरफ धकेला। अब आप इसे कम कीमत में खरीद रही हैं। क्या यह बहुत बेदर्दी नहीं है? कुछ लोग कहते हैं कि यह एक कमर्शियल फ्रॉड है। आप इस पर क्या कहेंगी? बॉडीगार्ड्स ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन मैंने उन्हें रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। मैंने उस रिपोर्टर की तरफ देखा जिसने सबसे तीखा सवाल पूछा था। पहली बात, लिu ग्रुप की बर्बादी मैनेजमेंट की कमियों और टूट चुकी कैपिटल चेन की वजह से हुई थी, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, मैं मंडाला कैपिटल की हेड हूं और मैं लिu ग्रुप के बचे हुए एसेट्स की कमर्शियल वैल्यू को समझती हूँ। रिपोर्टर अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन वो आपके फादर की कंपनी है। क्या आपको बेवफा और अनादर करने वाली कहे जाने का डर नहीं है? मैं मुस्कुराई। बिजनेस तो बिजनेस है। कैमरे का सामना करते हुए मैंने एक एक शब्द साफ साफ कहा। मौजूदा लिu ग्रुप अब लिu रुयन का है, लिu जांगुओ का नहीं।
इतना कहने के बाद मैं मुद्दी और अपनी कार में बैठ गई। कार का दरवाजा बंद हो गया, जिसने बाहर के शोर शराबे को वहीं रोक दिया। मुझे अंदर से एक गहरी खुशी का एहसास हुआ। 2 साल बाद नर्सिंग होम से फोन आया। केयर गिवर ने बताया कि लिू जियांगुओ अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और बार बार मेरा नाम पुकार रहे हैं। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद मैंने जाने का फैसला किया। सैनिटोरियम में लिू जियांगो बिस्तर पर लेटे हुए थे। शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं, आंखें धंसी हुई थीं और शरीर में नलियां लगी थीं। मुझे अंदर आते देख उनकी आंखों में एक चमक आई और उनके गले से एक गड्ढाहट की आवाज निकली। उन्होंने अपना हाथ उठाने की कोशिश की। उनकी उंगलियों में एक मुद्दा हुआ कागज का टुकड़ा था। केयर गिवर ने वो उनसे लेकर मुझे दे दिया। उसे खोलकर देखा तो वो एक उधार का कागज था, जिसका रंग पीला पड्डी डीग चुका था। तारीख 30 साल पुरानी थी। कर्जदार लिू जियांगुओ थे और पैसा देने वाले मेरे नाना जी थे। ये वो शुरुआती पैसा था जो उन्होंने बिजनेस में नाकाम होने के बाद मेरे नाना जी से मांगा था। एक ऐसा सबूत जिसे वे हमेशा अपनी तौहीन मानते थे। लिू जियांगुओ ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया। वे जोर जोर से सांसें ले रहे थे। उनकी आवाज एक टूटी हुई धौंकनी जैसी थी। रुयान, डैड गलत थे। डैड ने भेदभाव किया। तुम लिू फैमिली की सबसे कामयाब मेंबर हो। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ दौड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं आधा कदम पीछे हट गई और उनसे बच गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। जिस उलझन और नफरत ने मुझे मेरी पूरी जवानी में बांध कर रखा था, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि मेरे फादर ने सालों पहले मेरे नाना जी से पैसे उधार लिए थे। अपनी झूठी शान बचाने के लिए उन्होंने 20 सालों तक मुझे नजरअंदाज किया। मैंने भी रात दिन पढ़ाई की, बिजनेस खड्डा किया और कंपनी को संभाला, सिर्फ इसलिए ताकि वे मुझे नोटिस करें। शुक्र है मैं इस सब से बाहर निकल आई। ये सब कहने के लिए अब 20 साल की देर हो चुकी है। मैंने वो कागज का टुकड़ा वापस बेड की टेबल पर रख दिया। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, न ही लिू याओ से और न ही लिू शू से। आपको सिर्फ अपनी झूठी शान से प्यार था। लिू जियांगुओ का कांपता हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उनकी आंखों से आंसू बहकर उनके कानों तक जाने लगे। मैंने नीचे उनकी तरफ देखा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत थी। चैन से जाइए। लिू याओ जेल में है। लिू शुए को टैक्स फ्रॉड के लिए 5 साल की सजा हुई है। जहां तक लिू फैमिली की बात है, मैं उसे संभाल लूंगी। अब से वे सिर्फ मेरे हैं। लिू जियांगुओ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उनका मुंह कुछ बोलने के लिए खुला और बंद हुआ, लेकिन उनकी सांस अटक गई। मॉनिटरिंग मशीनों ने बीप की आवाज की और वे पछतावे में मर गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मैंने हाथ बढ़ाकर उनकी पलकें बंद कर दी। अंतिम संस्कार बहुत सादगी से हुआ। कोई शोक सभा नहीं, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं, बस एक छोटी सी अग्नि। मैंने उनकी अस्थियों का कलश थामा और उन्हें मेरी माँ की कब्र के बगल में दफना दिया। कब्र के पत्थर के सामने खड़े होकर मैंने अपनी माँ की फोटो को देखा। फोटो में मुस्कुराती हुई औरत वैसी ही दिख रही थी जैसी वे लिू जियांगुओ के धोखे से पहले हुआ करती थी। मैंने उसे छुआ। मेरा दिल दुख से भर गया। माँ, जो कुछ भी आपका था, मैंने वो सब वापस हासिल कर लिया है। हवा चली और सूखे पत्ते सरसराने लगे। 3 साल बाद हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज के हॉल में घंटी बजी। बड़ी स्क्रीन पर लाल नंबर चमकने लगे और मंडला ग्रुप आधिकारिक तौर पर शेयर मार्केट में लिस्ट हो गया। हर तरफ कैमरों की फ्लैशलाइट जल रही थी और शटर लगातार बज रहे थे। मैं स्टेज के बीच में सफेद सूट पहने, हाथ में शैंपेन का ग्लास लिए खड़ी थी। मैं सबकी नजरों का केंद्र थी। अरबों की मालकिन, जो बिजनेसमैन कभी मुझे नीची नजरों से देखते थे, वे अब मुझे घेरे हुए थे, मुस्कुरा रहे थे और मुझे प्रेसिडेंट लिू कहकर बुला रहे थे। इवेंट के बाद मैं अपने मेन फ्लोर पर वापस आई, अपने लिए रेड वाइन का एक ग्लास डाला और कांच की बड़ी खिड़की के सामने जाकर खड़ी हो गई। बाहर हजारों रोशनियां जगमगा रही थीं और गाड़ियां दौड़ रही थीं। कांच में मेरा अक्स दिख रहा था। मुझे न्यू ईयर की वो शाम याद आई जब लिू जियांगुओ ने मुख्य कुर्सी पर बैठकर कहा था, रुयान, घर की पहचान और संपत्ति किसी बाहरी इंसान को नहीं दी जा सकती। मैं मन ही मन मुस्कुराई, अपना सिर पीछे किया और एक ही घूंट में वाइन पी गई। बाहरी इंसान कौन है? बाहरी सिर्फ वो हैं जिनमें काबिलियत नहीं होती। मैं लिू रुयान हूं और मैं खुद ही अपना एक पावरफुल घराना हूं।